नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग के डीएसएस का डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम इस पर जल्द ही एक प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सब्जेक्ट्स का थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है, और इस चैप्टर का हमने रिवेट कनेक्शन चल रहा है। कौन सा क्या चल रहा है, इसमें कौन सा जोड़ चल रहा है? रिवेट जोड़ चल रहा है। और इसका फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया, उसका सेकंड पार्ट है और रिकॉर्ड पार्ट आएगा इसमें। और टोटल इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? टोटल इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। रिवेट जिसमें रहेगा वेल्डिंग और बोल्ट्स, तीनों से मिलकर टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। हम इस सेशन में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि गेज रेखा क्या होता है? रिवेट जो लाइन होती है वह प्रतिबल की दिशा के डॉट 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 होती है। कैसी होती है हमको बताना है। गेज रेखा हमको किसको बोलते हैं? गेज रेखा अगर जो ये रिवेट लगा रहता है, इसमें रिवेट जो लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको हमको ध्यान से देखेंगे। रिवेट लगा हुआ है, ये जो होता है, अब पूछ रहा है कि प्रतिबल की दिशा ये होती है। और हम इसको ही क्या बोलते हैं? गेज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज रेखा, या फिर रिवेट लाइन भी बोलते हैं। तो यह कैसी होती है? तो यह कैसी हो गई है? समांतर हो गई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि गेज रेखा प्रतिबल की दिशा के समांतर होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवेट का सकल व्यास ग्रॉस डायामीटर है, उसके बारे में पूछ रहा है कि यह कैसा होता है, क्या होता है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं, ये रिवेट का जो ये वाला हिस्सा होता है क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। ऊपर वाले को शीर्ष बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। इसी के माप से क्या जाना जाता है? रिवेट को नाम दिया जाता है। रिवेट को नाम दिया जाता है। तो ये जो वाला जो व्यास होता है, जो इसका डाया होता है, इसी के थ्रू हम इसको नाम जानते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कि रिवेट का सकल व्यास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाया। और यहाँ पूछ क्या रहा है? ग्रॉस डायामीटर। तो ग्रॉस डायामीटर क्या होता है? जो हमारा गसेट प्लेट में लगा हुआ है, जिस प्लेट में लगा हुआ है, उसका जो डाया होता है, उस छिद्र का, उस डाया के इक्वल ये रखा जाता है। और ये जो होता है, ये क्या होता है? रिवेट छिद्र के बराबर होता है। और क्या होता है? नॉर्मल व्यास से इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। मतलब 25 अगर डाया ये है, अगर ये 25 है, तो इसमें हम 1.5 mm ऐड कर लेते हैं। अगर 25 से अधिक है तो हम 2 mm ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल व्यास से बड़ा होता है, रिवेट छिद्र के बराबर होता है, नॉर्मल व्यास के बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। जो सकल व्यास होता है, ग्रॉस डायामीटर होता है, वो नॉर्मल डायामीटर से बड़ा होता है। और क्या होता है? रिवेट में जो छिद्र होता है, या फिर अदर क्या बोल सकते हैं, रिवेट होल के इक्वल होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 mm व्यास वाले रिवेट का सकल व्यास क्या होता है? तो जो हमारा सकल व्यास यहाँ से निकालेंगे, सकल व्यास क्या होता है? जो हमारा डाया प्लस क्या होता है? 1.5 और 2 होता है। हम 2 mm या 1.5 mm ऐड करते हैं। जब 25 तक रहता है तो उसमें हम कितना ऐड करते हैं? 1.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? 24 दिया है। तो 24 में हम कितना ऐड करेंगे? 24 प्लस 1.5 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1.5 मतलब 25.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस डाया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ प्लस, सब में यहाँ प्लस रहेगा। क्या होगा? 24 प्लस 1.5। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 27 mm व्यास वाले रिवेट का सकल व्यास बताइए। ग्रॉस डाया पूछ रहा है। ग्रॉस डाया में हम क्या करते हैं? 25 से अगर अधिक है तो उसमें हम 2 mm ऐड कर लेते हैं। कितना ऐड करते हैं? 2 mm ऐड कर लेते हैं। तो 27 प्लस 2 mm कितना हो जाएगा? 27 प्लस 2 mm इक्वल 29। कितना हो जाएगा? 29।
तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में प्लस लगा हुआ है, 27 क्या है, 27 प्लस 1.5 है, फिर सेकेंड क्या है 27 प्लस 2 है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो निकटतम गेज, क्या है, दो निकटतम गेज के बीच का लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं। दो निकटतम गेज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि दो निकटतम गेज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। हम देख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेट लाइन बोलते हैं। इसी को पूछ रहा है कि दो निकटतम गेज रेखा के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, पूछ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। हम यहाँ फिगर बनाए तो फिगर में और देख लेते हैं। एज डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है किनारे से निकटतम जो गेज लाइन है, रिवेट लाइन है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है इसको एज डिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एज डिस्टेंस। और पिच क्या होता है, पिच जो ये वाली लंबाई है, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोल देंगे, पिच बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पिच बोल देंगे। और क्या बोल देंगे, पिच बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर गेज डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिवेट जोड़ में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के बीच की लंबवत दूरी। अभी हमने देखा क्या था, इसमें ऐसे करके था, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या गेज लाइन है। गेज लाइन की जो निकटतम दूरी है इसको क्या बोल देते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस, किनारा दूरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसमें कौन सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवेट लाइन गेज लाइन पर स्थित दो रिवेटों, यहाँ जो गेज लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है रिवेट के मध्य केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पी से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा सही आंसर हमारे यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो निकटतम रिवेट लाइन पर स्थित दो क्रमागत रिवेट्स के बीच की रेखाओं के समांतर केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाती है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसे कुछ लगा हुआ है, ये हमारा प्लेट हो गया। हमसे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो ये है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये है, ये वाला। तो इस वाले डिस्टेंस को पूछ रहा है क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विषम पिच बोलते हैं, स्ट्रेग्रेड पिच बोलते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रिवेट्स पर आने वाला प्रतिबल नहीं है। हमको बताना है कि निम्न में से कौन रिवेट्स पे आने वाला प्रतिबल नहीं है, या रिवेट्स में प्रतिबल नहीं आता है। मतलब इसमें हमको बताना है कि आने वाला प्रतिबल कौन सा है। तो इसमें आने वाला प्रतिबल के जो हमको कौन सा है, तो आने वाला हमारा जो प्रतिबल है, शियर स्ट्रेस आता है और बियरिंग स्ट्रेस आता है। शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस आता है, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको ध्यान देना है। रिवेट्स पर पूछ रहा है, रिवेट्स पर आने वाला स्ट्रेस कौन सा है, तो रिवेट्स पर आने वाला स्ट्रेस कौन सा होता है, शियर होता है और बियर होता है, शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहाँ पे ध्यान देना है ये चीज़, क्योंकि हमको रिवेट्स पूछा है, रिवेट्स पर आने वाला प्रतिबल। रिवेट्स पर आने वाला प्रतिबल क्या होता है, शियर और बियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आगे क्वेश्चन मिलेंगे। शक्ति चालित सॉफ्ट रिवेट, जो हम रिवेटिंग कर रहे हैं वो शक्ति द्वारा, किसी मशीन द्वारा की जा रही है, और कहाँ की जा रही है, शॉप में की जा रही है। तो उसका परमिसिबल एक्सियल टेंशन कितना होगा, तो उसका परमिसिबल एक्सियल टेंशन अच्छी त्वरण कितना होगा, तो 100 मेगा पास्कल होगा। कितना होगा, 100 मेगा पास्कल होगा। और वही अगर हम उसको क्या करते हैं, 100 मेगा पास्कल होगा। अगर हम उसी को क्या करते हैं, फील्ड में अगर हम लेके शॉप की जगह अगर हम फील्ड कर दें, तो फील्ड में कितना हो जाता है, फील्ड में उसका 90% रह जाता है एक्चुअल का। तो कितना हो जाएगा, यहाँ फील्ड में 90 हो जाएगा। वही अगर हम
उसका अगर बियरिंग पूछ ले यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल की जगह पे बियरिंग अगर स्ट्रेस पूछ लेता है कि शक्ति 40 सॉफ्ट रिवेट का परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है, बियरिंग सामर्थ्य कितना होता है, तो 300 मेगा पास्कल होता है। कितना होता है, 300 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति चालित शॉप रिवेट है, क्या इसका रिवेटिंग कहाँ की जा रही है, शॉप में की जा रही है, ना कि फील्ड में की जा रही है। तो इसका बियरिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो बियरिंग स्ट्रेस इसका कितना हो जाएगा, 300 मेगा पास्कल हो जाएगा। 1 मेगा पास्कल में कितना, 1 मेगा पास्कल में कितना पास्कल होता है, 10⁻⁶ पास्कल होता है। या फिर ये किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन mm² के इक्वल होता है। तो हम इसको थोड़ा सा, हमको डायमेंशन का यूनिट का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तचालित रिवेट है, कौन सा है, हस्तचालित रिवेट में शियर स्ट्रेस कितना होता है। तो हस्तचालित रिवेट है, उसमें शियर स्ट्रेस पूछा है, तो शियर स्ट्रेस कितना होता है, 80 मेगा पास्कल होता है। कितना होता है, 80 मेगा पास्कल होता है। हम थोड़ा सा हस्तचालित जो रिवेट्स होते हैं उसमें हम देख लेते हैं। एक्सियल टेंशन होता है, और क्या है, शियर होता है, और क्या होता है, बियरिंग होता है। तो उसका अनुगीय प्रतिबल परमिसिबल कितना होता है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है। तो हम अभी किसका देख रहे हैं, हस्तचालित रिवेट के लिए, हैंड ड्रिवन रिवेट्स के लिए देख रहे हैं। तो एक्सियल कितना हो जाता है, एक्सियल टेंशन कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। शियर कितना होता है, 80 होता है। वहीं हमारे बियर कितना हो जाता है, 250 हो जाता है। कितना होता है, 250 होता है। वही अगर हमसे क्या पूछ रहा है, वही हमसे अगर पूछ रहे कि जो पावर द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए हमारा एक्सियल कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। शियर कितना हो जाता है, वो भी 100 हो जाता है। और बियर कितना हो जाता है, वो 300 हो जाता है। अगर यही फील्ड में पूछ लिया जाए तो इसका 90% हो जाएगा, यानी 90 ये 270। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस पूछा हुआ हस्तचालित का, तो हस्तचालित का शियर स्ट्रेस 80 मेगा पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रिवेटेड ज्वाइंट्स फेल्योर नहीं है। तो इसमें से रिवेट किस में फेल्योर होता है, रिवेट ज्वाइंट्स किस में फेल्योर होते हैं। तो रिवेट ज्वाइंट्स टेंसाइल फेल्योर होता है, शियर फेल्योर होता है, बियरिंग फेल्योर होता है, कंप्रेसिव फेल्योर नहीं होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कि नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। डी हमारा कंप्रेसिव फेल्योर नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में से इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। यहाँ सही आंसर क्या है, डी है। सही आंसर डी है। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। पूछा था कि रिवेट फेल्योर नहीं है। तो रिवेट में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो रिवेट में केवल 2 स्ट्रेस उत्पन्न होता है। कौन सा, शियर और बियर। यहाँ पर जो टेंसाइल फेल्योर होता है ये किस में होता है, प्लेट में होता है। ये किस में फेल्योर होता है, टेंसाइल फेल्योर किस में होता है, टेंसाइल फेल्योर प्लेट में होता है। प्लेट यहाँ पे, प्लेट की वजह से यहाँ पे फेल्योर होता है। तो अगर रिवेट का फेल्योर क्या होगा, 2 ही टाइप्स को हो सकता है। रिवेट किस में फेल होगा, शियर में फेल्योर होगा या फिर बियर में फेल्योर होगा। टेंसाइल जो फेल्योर होगा किस में होगा, वो प्लेट की वजह से कमज़ोर है तो उस वजह से उसमें फेल्योर होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सही आंसर डी हो गया कि रिवेटेड ज्वाइंट फेल्योर नहीं होता है तो कंप्रेसिव में फेल्योर नहीं होता। फेल्योर अगर पूछे फेल्योर किस में होता है, अगर यहाँ पूछे कि फेल्योर होता है किस में होता है, तो टेंसाइल में होता है, शियरिंग में होता है, बियरिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवर प्लेट, क्या पूछ रहा है, कवर प्लेट। जो कवर प्लेट हम देते हैं, ये हम बट ज्वाइंट जो होता है, बट ज्वाइंट होता है उसमें हम क्या देते हैं, कवर प्लेट देते हैं। तो पूछ रहा है कि कवर प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, किसकी, मेन प्लेट की अगर थिकनेस कितनी है, टी है, तो मेन प्लेट की थिकनेस अगर टी है तो उसकी कवर प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो कवर प्लेट की मोटाई कितनी हो जानी है, 5/8 इंटू टी होनी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए, 5/8 इंटू टी होनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। यहीं पर अगर हमसे क्या पूछ रहा है कि थिकनेस दी हुई है और हम डाया, रिवेट की डाया क्या मानेंगे, तो उस समय हम रिवेट की डाया जो होता है नॉर्मल डाया को इस सूत्र से हम फार्मूला से निकालते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ सही आंसर क्या है, सही आंसर हमारा 5/8 क्या, 5/8 इंटू टी हो जाता है हमारा। सही आंसर ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना है। और न्यूमेरिकल यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, तो यहाँ पे टाइम कम है। हमको 50 क्वेश्चन कितने में करने हैं, 90 मिनट में करना है। मतलब आपको 1 मिनट 2 मिनट से मतलब आपको कम समय दिया जा रहा है।
अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि तनन सामर्थ्य, एक रिवेट जॉइंट का तनन सामर्थ्य हमको दिया है, कर्तन सामर्थ्य दिया हुआ है, शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है और बियरिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि जॉइंट की वास्तविक सामर्थ्य कितनी होगी। तो इनमें से जो कम होगा उसी पर जॉइंट फेल्योर होगा। मतलब अगर भार बढ़ते बढ़ते जाएगा तो पहले किसी तरह से जाएगा, 1 2 3 ऐसे करते हुए पहले 45 के पास पहुँचेगा, 45 में ही फेल्योर हो जाएगा यह। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल सामर्थ्य कितना है जॉइंट का, तो जॉइंट का एक्चुअल सामर्थ्य कितना हो जाएगा, 45.96 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45.96 किलो न्यूटन हो जाएगा। अगर यहीं पे हमसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि रिवेट का जो जॉइंट है किसमें, रिवेट जॉइंट किसमें फेल्योर हो रहा है, तो किसमें फेल्योर हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ में फेल्योर हो रहा है। कौन सा इसमें फेल्योर होगा, तो शियर फेल्योर होगा। क्या होगा, शियर फेल्योर होगा। जो इनमें से क्या होता है हमारा जॉइंट का हम स्ट्रेंथ क्या बताते हैं, जॉइंट का स्ट्रेंथ हमारा वही होता है जो हमारा क्या होता है, तनन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, अर्थात टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। शियरिंग, बियरिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें से जो कम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट का सामर्थ्य बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे कौन सा कम है, इसमें हमारा यहाँ पे कर्तन अर्थात शियर कम है, तो यहाँ हमारा शियर फेल्योर होगा। और ये हमारा जो उस जॉइंट का सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, तो 45.96 किलो न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि रिवेट मान बताइए, क्या बताइए, रिवेट वैल्यू बताइए। आरवी अगर पूछ ले तो रिवेट वैल्यू क्या होता है, तो अभी हमने क्या जाना कि रिवेट में 2 ही प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, यानी हमारा तनन यहाँ से हट जाएगा, तनन हमारा हट गया। तो रिवेट वैल्यू हमसे पूछेगा तो इसमें कौन, दोनों में कौन, कर्तन, और यहाँ पर कर्तन कितना दिया, शियर और बियर में हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों में जो कम होगा वही हमारा रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी यहाँ रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्तन हमारा समान 45.96 है, और वहीं बियरिंग स्ट्रेंथ कितना है, 110.96 किलो न्यूटन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू भी हमारा 45.96 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आपका अगर दिन शुभ हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।